हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। 14 से 17 अप्रैल के करंट अफेयर को अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर पढ़ने का एक मैंने तरीका बनाया था कि अभी समय है, कोई डेट नहीं आई है, वैसे भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिन पे निरंतरता होती है। आप अपने आप को रोज, मैं कभी नहीं बोलता कि 12 से 16 घंटा दीजिए, लेकिन एट लीस्ट अगर आपको एग्जाम में बने रहना है, प्रतियोगियों के बीच में बने रहना है, अपना स्थान इंगित करवाना है, क्योंकि जितनी सीटें हैं 411 सीटें हैं, लेकिन ये बढ़कर 500 के आसपास हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इन 500 में आपका नाम आए तो आपको निरंतर अभ्यास करना ही होगा और करंट अफेयर को थोड़ा सा स्टैटिकल पोर्शन से भी रिलेट करके आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यही एक तरीका बचा हुआ है। अब वन लाइनर पर डिपेंडेंसी अपनी छोड़ दीजिए। अट्रैक्ट तो वही करता है कि एक पेज में कोई करंट अफेयर बता दे और आप लोग को लगेगा अरे वाह, इससे अच्छा करंट अफेयर तो कहीं मिल ही नहीं सकता। लेकिन कभी आप सोचिए कि उससे क्या घाटा हो रहा है, अपना खुद का एनालिसिस करिए कि आपको उससे क्या नुकसान हो रहा है। उससे आपको ये नुकसान हो रहा है कि आप गेस नहीं कर पा रहे हैं कि स्टैटिकल पोर्शन में मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बता दें कि 14 से 17 अप्रैल के बीच में जिन टॉपिक पे हमको डिटेल में बात करनी है कि वो न्यूज में क्यों बने हुए थे, तो उसमें अगर हम ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें हम लोग को जियाधल नदी, झेलम नदी, वीरानम झील, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, बाओबाब पेड़, करीबा झील, कुदसिया बाग, ये सारे के सारे ज्योग्राफी का जो है पोर्शन है, जो कि 14 से 17 अप्रैल के बीच में न्यूज में बने हुए थे। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और रीजन भी जानेंगे और साथ ही इससे कैसे प्रश्न जनरेट हो सकते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। साइंस एंड टेक की बात करें इन दिनों, तो साइंस एंड टेक में डॉक्सिंग, हाइड्रोजेल, मेनिंजाइटिस और चगास रोग ये न्यूज में बना हुआ था, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। और वहीं अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो ऑपरेशन मेघदूत, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग में। और साथ ही एसे में अगर आप किसी भी रिपोर्ट का जो है मेंशन करते हैं, उसका डेटा मेंशन करते हैं, तो आपका एसे बहुत रिच होता है, नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कि आप लोग जो है किसी भी चीज को मेंशन नहीं करते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं मेंशन करते हैं, कोई संस्था नहीं मेंशन करते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट जारी किया गया है, और इसीलिए जो है नंबर भी कम मिलते हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक ये जारी किया गया है, इसके बारे में जान लेंगे। और विशेष ओलंपिक भारत क्या है, ये न्यूज में क्यों बना था, इसको हम लोग मिसलिनियस में पढ़ने वाले हैं। तो अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां पे आपका करंट अफेयर से लेकर स्टैटिकल पोर्शन में क्या चीजें पढ़नी है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वन लाइनर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। देखिए, पिछले वर्ष की न्यूज है कि चित्रकूट में एक जो है ग्लास स्काई वॉच ब्रिज जो है ये बनाया जाएगा, जो कि यूपी का पहला होगा। अब ये फिर से न्यूज में आया था, वो इसलिए न्यूज आया था क्योंकि अब जो है इसको खोल दिया जाएगा पर्यटकों के लिए। तो यहां से आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कहां पे है, ये तुलसी झरना में होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि कोदंड वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर एग्जाम में आए कि कोदंड वन क्षेत्र कहां पे है, इसका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना होगा चित्रकूट से इसका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि जीसीपी को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य निकला है। केंद्र का जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसको लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। जीसीपी के बारे में जब हम 6 से 13 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डिटेल में बात किया था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको याद है कि जीसीपी जो है किस केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही मोदी जी ने इसकी शुरुआत कहां से की, यह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बता दें कि जीसीपी एक नया बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट 2023 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है। अमेरिका का हर्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में पहले स्थान पे अपना स्थान बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका की एक वीकली मैगजीन है जिसका नाम है न्यूज वीक। क्या नाम है? न्यूज वीक। इसने क्या किया है, ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि इसने मोदी जी की जो फोटो है वो अपने कवर पेज पे इसने लगाया है, वहां पे मोदी जी को स्थान दिया है। और मोदी जी मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में न्यूज वीक के कवर पेज पे आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले कौन थी? पहले इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईएमएफ ने वर्तमान एमडी जो है उनकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा को पुनः 5 साल के लिए नए कार्यकाल के लिए आईएमएफ का एमडी नियुक्त किया गया है। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने त्योहारों से प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, तो बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में निशिष्ट जनजाति द्वारा लोंगटे त्योहार मनाया गया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा कि लोंगटे त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है, जो कि चीन के विवाद के कारण, जो चीन अपना एक मैप जारी किया था जहां पे अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपने में शामिल कर लिया था, साथ ही कुछ जिलों का नाम भी बदल दिया था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो है लगातार न्यूज में बना हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग देखे रहिएगा कि कौन सा वहां पे पहाड़ जो है कौन सा वहां पे पहाड़ स्थित है और कौन सी वहां पे नदियां हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजें जो है आप लोग मतलब कि अपने करंट में मेंशन करके हमेशा रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ओमान की खाड़ी में भारत की ओर आ रहे एक इजरायली जहाज जिसका नाम है एमएससी एरिस को अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये न्यूज में इसलिए आ गया था क्योंकि इसमें जो क्रू मेंबर थे उसमें 17 भारतीय भी शामिल थे, जो कि अब ईरान के अधिकारियों के नियंत्रण में है और ईरान और इजराइल का संघर्ष चल रहा है। तो इस जहाज का नाम आप याद रखेंगे एमसीएस एरिस जहाज, क्योंकि ऐसे प्रश्न आयोग बना चुका है। नेपाल में एक प्लेन क्रैश हुआ था तो उसने पूछ लिया था कि कौन सी कंपनी का प्लेन था, तो ये जहाज का नाम जो है आप लोग याद रखेंगे एमएससी एरिस जहाज को ईरान की नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि इजरायली जहाज था और इसमें 17 क्रू मेंबर भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। सिंगापुर के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग 2 दशकों के कार्यकाल के बाद 15 मई को वो अब अपना पद छोड़ देंगे और वहां पे जो डिप्टी प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, उनको कमान दे दिया जाएगा, यानी कि 15 मई के बाद सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम होगा लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड के महान स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल रहे डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। तो डेरेक अंडरवुड का संबंध किस देश से है, किस देश के लिए खेलते थे? ये इंग्लैंड के लिए खेलते थे, स्पिनर थे, इसको आप ध्यान रखिएगा, बॉलर थे। नेक्स्ट पॉइंट रोहित शर्मा से जुड़ा हुआ है। रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, ये रिकॉर्ड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेपाल के 24 वर्षीय ऑलराउंडर जिनका नाम है दीपेन सिंह एरी, इन्होंने कतर के विरुद्ध एसीसी पुरुष टी20 जो एक गेम हो रहा था उसमें एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा ये नाम दीपेन सिंह एरी। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है, अच्छा कहां पे होने वाला है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो उसमें जो है नेपाल भी शामिल है, नेपाल भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, साथ ही साथ यूएसए भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो कई नई देश जो है टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि ऐसे कितने अफ्रीकी कंटिनेंट के देश हैं जो कि टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद दिसंबर या जनवरी का ये करंट अफेयर था। तो अगर आपको याद है, क्योंकि आपने 11 फरवरी का एग्जाम दिया था, आप जो है किसी प्रकार के आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो आप 17 मार्च के लिए तैयारी कर रहे थे। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर आपको याद नहीं है तो अगर आप मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं तो एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करने का एक यही तरीका होता है कि जो चीज चल रहा है उसको आप लोग कहीं भी बैठे हों, जैसे एक एक्सक्यूज होता है ना कि अभी मैं ऑफिस में हूं, या तो अभी मैं अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूं, या तो अभी मैं कहीं जा रहा हूं, मोबाइल तो हाथ में होता है ना। जैसे आप एक नोटिफिकेशन आने पे व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, एक नोटिफिकेशन आने पे आप फेसबुक चेक कर लेते हैं, इंस्टा चेक कर ले रहे हैं, ट्विटर चेक कर ले हैं, उसी प्रकार से जो भी न्यूज आ रही है उससे आप रिलेट करके स्टैटिकल पोर्शन में भी जा सकते हैं, उसका आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी।
तो ये रहा वन लाइनर जो कि इंपॉर्टेंट रहे थे 14 से 17 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ज्योग्राफी से कौन कौन से करंट अफेयर थे जो 14 से 17 के बीच में न्यूज में बने हुए थे। तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं जियाधल नदी। जियाधल नदी के बारे में डिटेल में जानने के बाद जो है जानते हैं कि ये क्यों न्यूज में बनी थी। तो जियाधल नदी जो है ये न्यूज में इसलिए आ गई थी क्योंकि इसने अपना मार्ग जो है परिवर्तित कर दिया है। मार्ग परिवर्तित हो गया है तो उसका रीजन बताया गया है जलवायु परिवर्तन। तो अब ये न्यूज में बनी है तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। तो बता दें कि जियाधल नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक उत्तरी सहायक नदी है। ये उत्तर की ओर से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत कहां है ये आप बता दीजिए। जियाधल नदी का जो उद्गम स्रोत है वो उप हिमालयी पहाड़ों से 1247 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ब्रह्मपुत्र का कहां होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, कई बार एग्जाम में आ गया है और अब तक आप लोग को रटा भी होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक संकीर्ण घाटी से गुजरने के बाद यह नदी धेमाजी जिले में असम के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। देखिए, मैं बोला कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कई बार एग्जाम में आया है, ये सही चीज है। अगर आप पीवाईक्यू पे अपनी पकड़ नहीं बनाए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप कम से कम नहीं तो आप 80,000 प्रतियोगियों से पीछे हैं। तो पीवाईक्यू पे लगातार अपनी पकड़ जो है मजबूत करते रहिए। ये मत देखिए कि आपने कितनी बार रिवीजन किया है, रिवीजन लगातार होते रहना चाहिए। और सेशन अगर इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को जरूर शेयर करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है झेलम नदी। ये न्यूज में क्यों बना था? झेलम नदी इसलिए बना था क्योंकि झेलम नदी में एक नाव पलट गई है जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, लेकिन अब यहां से आपको अपने लिए क्या उपयोगी चीज निकालनी है। आपको यह देखना होगा कि अब इससे हमारा कैसे प्रश्न बन सकता है। तो नदियों से प्रश्न तो एग्जाम में आता ही आता है। तो जब झेलम नदी न्यूज में आई है तो यह सिंधु नदी तंत्र का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि सिंधु नदी की एक ये सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है, जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में अपने मुख्य स्रोत वेरी नाग से होता है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले डल झील और वूलर झील से होकर बहती है। देखिए, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डल झील और वूलर झील से होकर बहती है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एकदम आप तैयार रहिए और आपके एकदम फिंगर टिप में होने चाहिए। झेलम नदी पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है जो पूर्वी पाकिस्तान में सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। झेलम नदी पर एक बांध है जिसका नाम है मंगला बांध। इस बांध का नाम आप याद रखिएगा। ये जो है पीओके के मीरपुर जनपद में झेलम नदी पर स्थित एक बांध है जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। झेलम की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो किशनगंगा नदी है जो मुजफ्फराबाद के पास मिलती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और वो टॉपिक है वीरानम झील। ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए हुआ है क्योंकि ये झील जो है अब सूखने के कगार पे है। दक्षिण भारत में वैसे भी जल संकट बना हुआ है, जिसपे हमने 6 से 13 अप्रैल के बीच के करंट अफेयर में डिटेल में बात किया था। द हिंदू का वो आर्टिकल था, उसमें जो जो चीजें मेंशन की गई थी, ये जो है टॉपिक जो है ना दक्षिण भारत में जल संकट, ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही सीधे सीधे ऐसे में भी आपका ये पूछा जा सकता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो ये दक्षिण भारत पे जल संकट पे आप लोग अपने कंटेंट एकदम तैयार करके रखे रहिए। वीरानम झील के बारे में बता दें कि ये जो है कुड्डूलोर जिले में स्थित है तमिलनाडु के, और इसका निर्माण 907 से 955 ईस्वी के बीच चोलों की अवधि के दौरान किया गया था। चोल राजकुमार राजा आदित्य चोल द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था, जो कि परांतक प्रथम के पुत्र थे, और उन्होंने इस जलाशय का नाम अपने पिता की उपाधि वीर नारायणन के नाम पर रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, यहां से आपको जो है हिस्ट्री का भी चीज समझ में आ रहा है कि आपको चोल का रिवीजन करना है, और चोल तो इंपॉर्टेंट है ही। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि G20 के जो जहां पे मुख्य सम्मेलन हुआ था वहां पे नटराज की मूर्ति जो है रखी गई थी। अब नटराज की मूर्ति का संबंध जो है चोलों से है, तो चोलों का आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए मैं पिछले साल से कहते आ रहा हूं, तो चोल का आपको रिवीजन आज के आज ही कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और रिवीजन करने में केवल आधी घंटा जाता है, विश्वास मानिए। जब आप आधी घंटे तक रील देख सकते हैं, जब आप आधी घंटे तक कहीं पे जाके अपने मित्र से मिल सकते हैं, जब आप आधे घंटे फोन पे बात कर सकते हैं, तो अपने करियर के लिए आप आधे घंटे में चोल का रिवीजन भी कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा।
वीरानम झील का स्रोत जो है ये कोल्लीदम नदी है, और कोल्लीदम नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? ये न्यूज में ये बना हुआ था क्योंकि इसके अंदर सुल्तान बाथरी वन रेंज में लगभग 100 हेक्टेयर जंगल में आग लग गई थी। वायनाड से ही जो है राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं, तो वायनाड आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध कहां से है? केरल से है। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में केरल के वायनाड जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। यह केरल में बाघों की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी भी करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बाओबाब पेड़। ये पेड़ न्यूज में आखिर क्यों आ गया? अब देखिए, ये मतलब कि पेड़ों से संबंधित क्वेश्चन जो है ये एनवायरमेंट का जो है क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन जो है अक्सर उठाती है। ठीक है, ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोबाब एंड मैग्रोव ने मेडागास्कर में प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ों को फिर से जीवित करने के लिए एक मिशन की शुरुआत करने जा रहा है। यह लंबे समय तक जीवित रहने वाला पर्णपाती चौड़े तने और सघन सीड्स वाले छोटे से लेकर बड़ा पेड़ है, जिसे उल्टा पेड़ भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इमेज में आप इसका देख ही रहेंगे कि बायोबाब पेड़ कैसा दिखता है। और भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू संभवतः भारत का एकमात्र स्थान है जहां पे बाओबाब पेड़ बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पॉइंट मैंने लिया है डाउन टू अर्थ, एक जो है मैगजीन है, वहां से ये पॉइंट मैं उठाया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है करीबा झील। करीबा लेक न्यूज में क्यों बना हुआ था? अफ्रीकी कंटिनेंट वैसे भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब इसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। तो अल नीनो सूखे के कारण जिम्बाब्वे में करीबा झील जो है इसका जल स्तर एकदम जो है अचानक से नीचे गिर गया है। तो जब नीचे गिर गया है तो ये न्यूज में बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि करीबा झील कहां पे स्थित है। तो बता दें कि यह आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है। ध्यान रखे रहिएगा, यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर स्थित है। यह आप इमेज में देख रहे होंगे कि लेक करीबा जो है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे स्थित है। अच्छा देखिए, जब लेक करीबा जो है इन दोनों की सीमा पे स्थित है, तो आपको याद होगा कि 11 फरवरी जो आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो आपको जाम्बिया की भी राजधानी याद करनी चाहिए, आपको जिम्बाब्वे की भी राजधानी याद करनी चाहिए, आपको मोजाम्बिक की भी राजधानी याद करनी चाहिए जो कि जिम्बाब्वे से सटा हुआ है। आपको बोत्सवाना और साथ ही साउथ अफ्रीका की भी राजधानी पता होना चाहिए। तो ऐसे चीजें जो है ऐसे रिलेट करके आपको एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जिस पे हम बात करेंगे वो है कुदसिया बाग। ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? ये न्यूज में इसलिए बना हुआ है क्योंकि कुदसिया बाग को हाल ही में यमुना के बाढ़ के मैदानों को पुनर्जीवित करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की परियोजना के हिस्से के रूप में एक नया रूप दिया गया है। यानी कि इसको मतलब कि यहाँ पे जो है एक तरीके से विकास किया जा रहा है। जितना भी यहाँ पे खंजर फंजर जो बना होगा उसको साफ सफाई करके दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है इस पे बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन एग्जाम में कवर कर सकता है। तो यहां से कौन सा हिस्ट्री का पॉइंट मिल रहा है? हिस्ट्री का पॉइंट ये मिल रहा है कि एक तो पहले आप जान लीजिए कि कुदसिया बाग जो है ये उत्तरी दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण फारसी चारबाग शैली में किया गया है। देखिए, प्रश्न पूछ सकता है कि कुदसिया बाग का निर्माण जो है किस शैली में किया गया है? तो फारसी चारबाग शैली में किया गया है। इसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की पत्नी कुदसिया बेगम ने बनवाया था, जिन्होंने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन किया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला का उपनाम क्या है? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, अब हम साइंस टेक की ओर चल रहे हैं कि 14 से 17 अप्रैल के बीच में साइंस टेक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं। तो डॉक्सिंग क्या है? ये न्यूज में क्यों बना था? हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेट पर डॉक्सिंग की घटनाएं
बढ़ रही हैं। अब डॉक्सिंग क्या है? डॉक्सिंग शब्द जो है ड्रॉपिंग डॉग से लिया गया है। यह ऑनलाइन उत्पीड़न का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी का जो है प्रकाशन शामिल है। मतलब कि वो आपकी परमिशन नहीं लेंगे, लेकिन आपके लैपटॉप में, आपके फोन में वो जो है जाके वो आपकी पूरी जो है पर्सनल डेटा अपने पास रख सकते हैं और फिर क्या करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, ब्लैकमेल करते हैं। तो डॉक्सिंग शब्द का शब्द जो है संबंध किससे है? ये जो है ब्लैकमेलिंग से है, ये जो है आपके लैपटॉप हैकिंग से है, मोबाइल हैकिंग से है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजेल। ये न्यूज में क्यों बना था? तो ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि आईआईएससी यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था के शोधकर्ताओं ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल डिजाइन किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो है प्लास्टिक की परिभाषा क्या है, यानी कि कितने एनएम से लेकर कितने एनएम तक के बीच के जो प्लास्टिक होंगे उनको हम माइक्रो प्लास्टिक में जो है शामिल करेंगे। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बता दें कि हाइड्रोजेल एक त्रिआयामी नेटवर्क है जो पानी में घुलनशील पॉलीमर को क्रॉस लिंक करके संश्लित हाइड्रोफोबिक पॉलीमर से बना है। यह एक स्मार्ट सामग्री है जो अपने पर्यावरण जैसे स्थानीय तापमान, पीएच, नमक या पानी की सांद्रता के अनुसार अपनी संरचना बदल सकती है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है मेनिनजाइटिस। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बता दें कि नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशंसित मेन 5CCV या फिर जिसे हम मेन 5 के नाम से जानते हैं, कंजुगेट वैक्सीन देने वाला पहला देश बन गया है। अब ये अफ्रीकी कंट्री है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। जो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से बचाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मेन 5 कंजुगेट वैक्सीन देने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। बता दें कि मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों को मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के कारण हो सकता है। अधिकांश संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में चोट, कैंसर या दवाओं के कारण भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं चगास रोग के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि WHO ने अक्सर जो है नजरअंदाज की जाने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज थी। आपको ये भी याद होना चाहिए कि विश्व चगास रोग कब मनाया गया? 14 अप्रैल को मनाया गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पे भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें वहां पे आप इसको चस्पा कर लीजिए चिपका के, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बता दें कि WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में चगास रोग से लगभग 6 से 7 मिलियन लोग संक्रमित हैं, ज्यादातर लैटिन अमेरिका में, और हर साल 10,000 मौतें भी चगास रोग से होती हैं। इसे अक्सर साइलेंट या साइलेंस्ड डिसीज के रूप में जाना जाता है क्योंकि संक्रमित अधिकांश लोगों में से कोई लक्षण नहीं होते हैं और या फिर बहुत हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर एग्जाम में आए कि साइलेंट डिसीज के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चगास रोग को साइलेंट रोग के नाम से जानते हैं। चगास रोग को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की टीके या दवाएं जो है उपलब्ध अभी वर्तमान में नहीं है। यह एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी जिसका नाम है ट्रिपेनोसोम क्रूजी के कारण जो है होता है। यह भी नाम आप ध्यान रखेंगे, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। यह संक्रमित ट्राइटोमाइन बग के काटने से मनुष्य में फैलता है, जिन्हें किसिंग बग भी कहा जाता है, जो रक्त पीते हैं और ज्यादातर जो है ये रात में सक्रिय होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे खास तौर से कि साइलेंट रोग के नाम से किसे जानते हैं? चगास रोग को जानते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने मिसलेनियस के पॉइंट में देखते हैं कि 14 से 17 अप्रैल के बीच में मिसलेनियस से कौन कौन से पॉइंट करंट अफेयर में हमारे पास आए हैं। तो उसमें सबसे पहले आया है ऑपरेशन मेघदूत, न्यूज में बना हुआ था। बता दें कि यह न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि भारतीय सेना ने हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। यह उत्तरी लद्दाख पर हावी होने वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र बल के ऑपरेशन का एक
कोड नाम था ऑपरेशन मेघदूत, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, और खास तौर से कि उत्तरी लद्दाख पर। ठीक है, इस ऑपरेशन के पीछे प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान सेना द्वारा सियाला और बलाफोर्डला दर्रों पर कब्जा करने से पहले रोकना था। तो सियाला और बलाफोर्डला दर्रा जो है कहां पे है, उत्तरी लद्दाख में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1984 को यह अभियान शुरू किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। यह सैन्य अभियान अद्वितीय था क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर यह पहला हमला किया गया था। अब बता दें कि कराकोरम पर्वत श्रृंखला में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया भर में सबसे ऊंचे सैन्यकृत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अपने एग्जाम के लिए नोट पॉइंट पे मेंशन करना है वो ये है कि सियाला और बलाफोर्डला दर्रा ये कहां पे है, एक तो बता आप जो है मेंशन करेंगे लद्दाख, और लद्दाख में कहां पे है, उत्तरी लद्दाख में, ये आप मेंशन करेंगे। और साथ ही ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत कब की गई थी, 13 अप्रैल 1984 को। अच्छा, 13 अप्रैल को एक और घटना घटी थी एग्जाम में, ठीक है, सॉरी मतलब कि हिस्ट्री में, तो कई बार एग्जाम में आया है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इसके बारे में आप लोग को जितनी जानकारी है वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी वो, और उससे संबंधित व्यक्ति कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ये एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष नष्ट हो गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, और ऐसे डेटा अगर आप अपने निबंध ऐसे में मेंशन करते हैं तो आपका ऐसे रिच होता है। तो आपको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, ऐसे भी चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो बता दें कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वॉशिंगटन स्थित एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक परियोजना है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वैश्विक वनों की निगरानी करने के लिए एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, और इसके नए आंकड़े के अनुसार ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बोलिविया सबसे अधिक प्राथमिक वन हानि वाले उष्णकटिबंधीय देशों की रैंकिंग में शीर्ष पे हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्राजील, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो और बोलिविया, ये जो है वन जो है नष्ट हुए हैं उसमें जो है ये शीर्ष स्थान पे हैं वर्ष 2000 के बाद। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तरों पर वनों की कटाई में 3.2% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में वृक्षों के नुकसान के परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष औसतन 51.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा गया है। आंकड़ों से पता चला है कि 2013 से 23 के बीच में, यानी कि लगभग 10 वर्षों के अंतराल में भारत में पेड़ों के आवरण का 95% नुकसान प्राकृतिक वनों के भीतर हुआ है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा से पता चला है कि 2001 और 2023 के बीच 5 राज्यों जो कि असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में कुल वृक्ष आवरण की हानि का 60% हिस्सा जो है इसमें शामिल था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मतलब कि वन रिपोर्ट जो ये आई है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की, इसको आप जो है जनसंख्या से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, तो जब आबादी बढ़ती है तो वहां पे जो है वनों की कटाई होती है। वनों की कटाई क्यों होती है, क्योंकि जब आबादी बढ़ रही है तो रहने के लिए आवास चाहिए, सड़कें चाहिए, रेल मार्ग चाहिए। तो इनको बनाने के लिए जो रास्ते में जितने भी पेड़ आते हैं उसको जो है काटा जाता है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जहां पे मैं रहता हूं, प्रयागराज में जो है संगम क्षेत्र के पास रहता हूं, वहां पे कई वर्षों मतलब कि कई मेरे ख्याल से 10 को पुराना एक 2 पीपल के पेड़ थे जो कि रोड चौड़ीकरण के बीच में आ रहे थे, उनको काट दिया गया। अब अगर सरकार ये कह रही है कि नहीं हम जो है इतने करोड़ नए पेड़ लगा रहे हैं, तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आखिर वो पेड़ जो है कितने वर्षों बाद जो है बड़े होंगे, और साथ ही उसका रख रखाव कैसा हो रहा होगा, और जो पेड़ आपने काटे हैं और जो अभी छोटे पौधे लगाए हैं उनमें और इस नए पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा का क्या अनुपात है, ये चीज सरकार मेंशन नहीं करती है। केवल विकास के नाम पे जो है लगातार पेड़ पे पेड़ काटे जा रही है। और वास्तव में बता दूं कि जो प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है उसको लेके जो भी यहाँ पे विकास किया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा जो है पर्यावरण की हानि जो है आगे आने वाली है। तो इस चीज के लिए भी हम लोग को तैयार होना होगा और ऐसे ही रिलेट करके आपको मेंशन करना होगा अपना पॉइंट।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व साइबर अपराध सूचकांक। ये न्यूज में बना हुआ था। अब यहां से सिंपल सी न्यूज है, वैसे तो सूचकांक अब इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया है, लेकिन क्या है ना कि एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं होता है। हो सकता है कि जो आने वाला एग्जाम हो वो एकदम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछ ले, तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं एग्जाम का ये पैटर्न हो गया है। भैया पैटर्न वो है जो आयोग फिक्स कर रहा है, न कि कोई कोचिंग फिक्स कर रही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका सबसे सीधा सा एग्जाम्पल आपने 11 फरवरी को देख लिया था, जहां पे अब तक ये तय था कि नहीं समीक्षा अधिकारी में तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। आ गए ना समीक्षा अधिकारी में ऐसे प्रश्न, तो आयोग जो है माई बाप है प्रश्नों का। आयोग जो है उसी को जो है आप लोग स्तर सेट करने दीजिए। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक संकलित किया है, जो लगभग 100 देशों को रैंक करता है। ये हेडिंग न्यूज में आई थी। दुनिया भर के साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाले नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पे है। ये आप स्थान याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान करने के लिए लोगों से जुड़ी धोखाधड़ी भी सबसे आम प्रकार शामिल है। और आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो शीर्ष देश हैं उसमें जो है रसिया पहले स्थान पे है, यूक्रेन दूसरे स्थान पे है, चाइना तीसरे, यूनाइटेड जो है स्टेट चौथे और नाइजीरिया 5वें स्थान पे है। तो ये 5 स्थान आप लोग जो है याद रखेंगे। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 3 साल के गहन शोध के बाद शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक तैयार किया है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा के बीच संयुक्त साझेदारी के रूप में विकसित किया गया है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, विशेष ओलंपिक भारत। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये कैसे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ स्पेशल ओलंपिक भारत 22 अप्रैल को चुनाव के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में जिला इकाइयों का गठन कर रहा है। तो प्रश्न बन जाएगा कि स्पेशल ओलंपिक भारत जो है किस राज्य के संपूर्ण जिलों में अपने जो है इकाइयों का गठन कर रहा है, तो उसका नाम होगा तमिलनाडु। ये आप नाम ध्यान रखेंगे। बता दें कि यह 2001 में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है और भारत में विशेष ओलंपिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमने यहां पे कवर कर लिया 14 से 17 अप्रैल के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आए थे, और साथ ही हमने यहां पे ये भी मेंशन कर दिया है कि आपको ज्योग्राफी से क्या चीज रिलेट करके पढ़ना चाहिए, आपको साइंस एंड टेक से क्या पढ़ना चाहिए, आपको मिसलेनियस में किस किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही जो है करंट अफेयर को आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। और मैं पूरी तरीके से मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, तो ज्यादातर बच्चों का पढ़ने में मन लग ही नहीं रहा है। लेकिन मैं ये भी चीज मैं बार बार करता हूं कि जो लगातार निरंतर अभ्यास पे रहेगा, जो लगातार रिवीजन करेगा, लिस्ट में नाम उसी का आना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।